हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रैक्टिस सेशन है। और आज के सेशन में हम 2021 के जो पीवाईक्यूज हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी नई शिक्षा नीति से बन सकते हैं उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो एक बार आप सब लोग एज यूजुअल थोड़ा सा चेक करके मुझे बता दो कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है या नहीं। क्लियर है तो एक बार हम सब करके बताओ कि सर क्लियर है एवरीवन। ओके, चलिए। तो एक बार आप सब लोग चेक करके मुझे बता दीजिए कि सब क्लियर है आपका। देखो वॉइस थोड़ी सी स्लो आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वॉइस आपको आ रही होगी, ठीक है। क्लियर है सब? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप शेयर कर दो सेशन को। एवरीवन प्लीज शेयर द सेशन। आप सभी लोग एक बार शेयर करो जिससे बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। देखो आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी लोगों तक ये सेशन है जो पहुंच सकता है। और इसमें आज हम टॉप 20 जो क्वेश्चन हैं आपके, टॉप 20 जो क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करें। जो एनईपी से जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-22, जिसमें आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूड हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। नई शिक्षा नीति से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेशन है जो अभी होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग चेयर्ड द कमिटी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से किसने नई शिक्षा नीति के विकल्प के लिए समिति की अध्यक्षता की। बताओ सही आंसर क्या है, करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलो सो बताओ। टीएसआर सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, कृति पारिक, बीपी जीवन रेड्डी। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सो कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका टीएसआर सुब्रमण्यम का। आप देखो, कल की अगर आपने क्लास ली थी तो हमने दो बात की थी कि जो नई शिक्षा नीति है ना, उसकी दो कमेटी आपकी बनती है। नई शिक्षा नीति के लिए आपकी कितनी कमेटी बनती है? दो कमेटी बनती है। दो कमेटी बनी थी। पहली कमेटी आपकी बनती है वो टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी बनती है। फर्स्ट कमेटी सुब्रमण्यम कमेटी। बाद में गाइस इनकी डेथ हो जाती है और एक नई कमेटी बनती है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। तो इसमें पूछा गया था कि इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो ये जो शब्द है आपका, इसको आपको फोकस करना है। यानी कि पहली कमेटी कौन सी बनती है, यहाँ पे आपको ये बताना है। फर्स्ट कमेटी कौन सी बनती है? तो फर्स्ट कमेटी आपकी 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी है, वो बनती है। और ये जो कमेटी होती है ये इनकी डेथ के बाद बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर, चलो करेक्ट आंसर आपका वन, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 वाज पुट फॉरवर्ड बाय द कमेटी हेडेड बाय। इसको बताना है। कोठारी, टीएसआर सुब्रमण्यम, ये कस्तूरी रंगन या नन ऑफ दिस। बताओ। जो ड्राफ्ट था 2019 में, जो ड्राफ्ट आया था इसका शिक्षा नीति का, वो मसौदा जो है वो किसने तैयार किया, ये आपको बता। डीएस कोठारी, टीएसआर सुब्रमण्यम,
के कस्तूरी रंगन या नन ऑफ। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बता दीजिए। The draft of National Education Policy 2019 was put forth by the committee headed by। अच्छा, एक हिंट दे दूं आपको, हिंट आपके लिए ये है 2019। एक इसी हिंट से आप पूरा का पूरा आंसर ठीक कर सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ भी देखो गलत कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो TSR सुब्रमण्यम है इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो कमेटी बनती है वो आपकी के कस्तूरी रंगन कमेटी बनती है। तो अब देखो कोठारी बाबा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो पहली शिक्षा नीति से जुड़े हैं। TSR सुब्रमण्यम है, ये पहली कमेटी बनती है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। 2019 अगर आप ईयर देखेंगे तो तुरंत टिक करना था आपको के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं। ये है आपके के कस्तूरी रंगन, गहन सोच में है, इतना सोच विचार करके आपके लिए शिक्षा नीति लेके आए, फिर उनका नाम मत भूलिए। मई 31 2019 को इन्होंने ये रिपोर्ट है जो सबमिट की थी, ये चीज भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको आपको मैच करना है, बताओ सही आंसर क्या होगा। BS कोठारी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट, के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, इनको मैच करना है, इनका ईयर मैच करना है। एक बार हिंदी में पढ़ो, और हिंदी इंग्लिश में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, तो बहुत सिंपल सा है। सो बताओ, बताएं जी, सब लोग आंसर करो। हिंदी में भी पढ़ो इसको, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे कि हमारे साथ भेदभाव होता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वन इज द करेक्ट आंसर। अब इसको देखिए, कोठारी 2, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दूसरी शिक्षा नीति आई थी आपकी, सेकंड एनी की। TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट ये आपकी पहली थी 2016 में, और के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट 31 मई 2019। सो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई सबको, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम 27 मई 2016 को रिपोर्ट की, ये कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट आई थी 31 मई 2019। तो डेट भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। चलिए, है ना। अच्छा, एक कल एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी कल के सेशन में, और उसको थोड़ा सा आप करेक्ट करो, है ना। RT मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था। RT जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 2010 से लागू होता है, ठीक है। एक 2010 से, उसमें 2018 लिखा हुआ था, उसमें 2018 था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो वो 2010 ही होगा। तो प्लीज इसको सब लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप, एवरीवन, है ना। इसको करेक्ट करो, वो 2018 नहीं था, वो आपका 2010 था। RT राइट टू एजुकेशन, है ना। हाँ, 1 अप्रैल 2010। प्लीज इसको सही कर लीजिए आप सब लोग, एवरीवन। 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसको प्लीज आप करेक्ट करो। बताओ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रीनेम है। 2020 का क्वेश्चन है, कल भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
2020 का PYQ क्या नाम किया गया है? MHRD का नाम, नया नाम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कल इसकी कहानी भी मैंने बताई थी आपको, तो बताओ। तो सिंपल सा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परख? कल परख की बात की थी, तो परख की फुल फॉर्म बताओ एक बार मुझे, सब लोग परख की फुल फॉर्म बताएंगे मुझे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परख? परख के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये आपको बताना है, तो एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परख? कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, guiding the state achievement survey, setting norms, standard and guidelines for the evaluation and assessment, act as the single regulatory authority to monitor higher education, monitoring learning outcomes. बताओ, everyone answer this question. इसका सही आंसर क्या होगा? परख के उद्देश्य, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलप, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपकी परख की फुल फॉर्म। So guys, the very correct answer is 3. 3 is the correct answer. अब देखो, सबसे पहले तो A, B, C and E। देखो, एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी टू मॉनिटर हायर एजुकेशन, इसके लिए तो देखो हमने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये होगा आपका सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। जो हमने कल भी बात की थी कि यूजीसी की जगह आपकी एक बॉडी आने वाली है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये डी वाला तो गलत है, क्योंकि ये तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाला है। तो ये तीनों के तीनों बाकी आपके सही है। तो आपको क्या करना था? एलिमिनेट यहाँ से आप कर सकते थे, किसको निकालना था? डी को निकालना था। डी को यहाँ से क्या करना था? हमें एलिमिनेट करना था। अब देखो, सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इवेल्युएशन और असेसमेंट के लिए ये आपका परख है। अब परख की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है आपकी परख की फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख। ये आपका क्या है? परख। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो परख क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव ऑफ परख आर कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, पहला बिल्कुल सही है। गाइडलाइन, गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ये भी सही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक बार आप चेक करके बता दें कि आपकी वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? ठीक है, आज तो कोई इशू नहीं होगा शायद वॉइस का। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने देख लिया है, वो आपका 3 है। 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which structure of school curriculum is replaced from structure 10+2 of school curriculum? ये आपको बताना है, बताओ। चलो आज क्लियर है ना? और कल से ये भी नहीं होगा, सारा ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो 1, 2, 3 and 4 करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताएंगे। Which structure of school curriculum is replaced from structure 10+2 of school curriculum? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, वो आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, 1 इज द करेक्ट आंसर।
5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं। नेक्स्ट, vocational education will start from which grade that will also include internship? वोकेशनल एजुकेशन है वो आपकी कौन सी क्लास से स्टार्ट होगी? ग्रेड 2, 3, 5, 6। जो व्यावसायिक शिक्षा है ना, वो कौन सी ग्रेड से स्टार्ट होगी? जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो पवन कुमार जी यार, अगर एग्जाम क्लियर नहीं आया तो सब लोग इग्नोर करेंगे, है ना? एग्जाम क्लियर करो, फिर कोई इग्नोर नहीं करेगा, है ना? ना दीदी इग्नोर करेंगी, ना कोई और इग्नोर करेगा, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सब इग्नोर करेंगे, है ना? 2-3 दिन से आप अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज आप सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे कमेंट मत करो। इसका जो सही आंसर है बिल्कुल 6, ठीक है? तो क्लास 6 से आपका वोकेशनल एजुकेशन है वो शुरू हो जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन आपका क्लास 6 से शुरू हो जाएगा, तो ग्रेड 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया सबको? इसमें कोई देखो डाउट नहीं होना चाहिए, ग्रेड 6 से आपका व्यावसायिक कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NEP NMM स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि आपको जो फुल फॉर्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है? तो बताओ NMM इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, नेशनल मैरीटाइम मिशन, न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी मिशन, और नन ऑफ द सही आंसर क्या है? सर वोकेशनल एजुकेशन बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी वोकेशनल एजुकेशन आपको बताता हूँ, डोंट वरी। एक बार इसका आंसर कर दो आप। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग इज द करेक्ट आंसर, ही इज द वेरी करेक्ट आंसर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ वोकेशनल एजुकेशन से क्या मतलब। वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जिससे क्या मिलता हो? रोजगार मिलता हो, रोजगार मिलता हो, स्किल हमारी डेवलप होती हो, उसको बोलते हैं अपन वोकेशनल एजुकेशन। अब इस स्किल डेवलपमेंट होती हो उसको बोलते हैं अपन वोकेशनल एजुकेशन, मतलब रोजगार परक शिक्षा। अब इसमें रोजगार परक में जैसे आपको कोडिंग सिखा दी, है ना? आपको कोई प्रोग्राम से सिखा दी, या देखो ऐसा होता है कई बार कि ऐसा बोलते हैं ना कि कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका स्टार्टिंग से ही पता लग जाता है कि भाई इनका ओरिएंटेशन क्या है। अब उस हिसाब से आप देखो किसी को इंटरेस्ट ही कारपेंटरी में है, या किसी को इंटरेस्ट ही पेंटिंग में है, किसी को इंटरेस्ट ही कोडिंग में है, तो स्टार्टिंग से ही वो उसको वैसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो जब स्कूल पास आउट हो या कॉलेज पास आउट हो तो उसको अच्छे से रोजगार मिल पाए, है? इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन है वो आपकी क्लास 6 से स्टार्ट की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद है, ठीक है? हाँ, और 10 डेज है वो आपके कैसे होंगे? विदाउट बैग, विदाउट बैग, मजे वाले दिन, है ना? आप सोचो जब आप स्कूल में थे और 10 दिन के लिए आपको बोला जाए कि कोई बैग नहीं लाना, इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती थी स्कूल टाइम पे, 10 दिन बिना बैग, है ना? अब तो देखो रूल भी बन गए। देखो वोकेशनल म्यूजिक नहीं है, वोकेशनल म्यूजिक नहीं है, ठीक है? चले आगे, चलो नेक्स्ट। A committee was set up in 1990
to review NEP 1986. Its report title is Towards an Enlightenment and Human Society. देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद आपने पहले इसके नजर भी नहीं गई होगी। टूवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, ये उसकी रिपोर्ट का टाइटल था। तो आपसे कोई पूछ ले कि टूवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी ये कौन सी रिपोर्ट का टाइटल था, क्योंकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे रिपोर्ट के टाइटल से, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि जितनी भी रिपोर्ट है उनके टाइटल आपको पता होना चाहिए। आप हमें बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे आप बता सकते हो, देखो तो बताएं सब लोग। देखो एक क्वेश्चन है कि एमडीजी के कितने टारगेट है। तो देखो ओरिजिनली एमडीजी के 18 टारगेट हैं, ठीक है, प्लस उसमें 3 आपके बढ़ाए गए हैं, तो 21 अगर ऑप्शन में है तो 21 भी वो सही है। ओरिजिनली 18 टारगेट थे प्लस 3 उसके क्या है एडिशनल टारगेट है, तो 21 टारगेट है वो भी सही है आपका एमडीजी। प्लस, अब इसका आंसर करिए, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है guys, वो है आपका आचार्य रामामूर्ति कमेटी। क्या है? आचार्य रामामूर्ति। देखो इससे आप पता लगा सकते थे 1990 में आपकी एक रिव्यू कमेटी आती है, और उस रिव्यू कमेटी का जो रिजल्ट होता है ना, इस रिव्यू कमेटी का जो रिजल्ट होता है वो आपका आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। देखिए रामामूर्ति समीक्षा कमेटी आती है, और इसका जो रिजल्ट होता है उसमें आपका क्या आता है फिर 1992 में इसी की रिकमेंडेशन से आपका क्या आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या आता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। कितनी बात समझ में आई सबको? क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला वुड डिस्पैच में बात की गई थी वोकेशनल एजुकेशन की, उसके बाद हंटर कमीशन में बात की गई, हार्टो कमेटी 1929 में आती है, हंटर कमीशन 1882 में आता है आपका, सार्जेंट प्लान 1944 में, फिर मुडलियार कमीशन, कोठारी कमीशन में बात की जाती है, वर्किंग ग्रुप का रिपोर्ट आती है 1985 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 में आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है, और रामामूर्ति कमेटी आपकी 1990 में आती है। और करंट डिबेट आपकी ये है कि क्लास 6 से वोकेशनल कोर्सेज हमें स्टार्ट करने हैं, क्लास 6 से हमें वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, ठीक है। ये है आपकी करंट डिबेट। ओके चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की प्रिंसिपल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो कल भी हमने बात की थी, अगर आपने ध्यान से कल की क्लास ली हो, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कौन कौन से स्तंभ है, कौन कौन से पिलर है, तो उसी से आपका क्वेश्चन है की प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपके पास में 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा प्रिंसिपल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अरे बता देंगे यार 3 कौन से ऐड हुए, एक बार इस क्वेश्चन पे फोकस करो यार आप। देखो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो चल रहा है उसको छोड़ देते हैं हम कई बार बीच में, और कुछ वैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए।
मैंने देख लिया आपका कमेंट कि 18 से 21 वाला एमडीजी वाला है, वो क्लियर करेंगे आपका डाउट, बिल्कुल करूंगा, बट अभी यहाँ पे रहो, वरना तो ये भी चला जाएगा, ये भी नहीं समझ में आया। देखो इसमें आपका ही नुकसान होता है कि एक टॉपिक भी समझ नहीं आएगा फिर अगर आप बीच में ऐसी चीज करोगे। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका थ्री इज द करेक्ट आंसर। टी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, कोर्स इफेक्टिवनेस है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है, बाकी ए बी सी डी, ये चारों को चारों क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के की प्रिंसिपल्स हैं। कोर्स इफेक्टिवनेस equity and inclusion, recognizing unique capabilities in each student, encouraging critical thinking and creativity, encouraging philanthropic private community partnership, all are the key principle of the national education policy. Cost effective नहीं है। Under the chairmanship of whom the Committee of Evolution of New Education Policy submitted its report in 2016, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ESR सुब्रमण्यम कमेटी, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टेबल है जो कल आपको बताई थी मैंने, ESR सुब्रमण्यम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lesson in mother tongue or regional language up to grade। ये कल हमने बात की थी, तो इसका आंसर बताओ आप सब। According to National Education Policy 2020, teacher will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to grade 3, 4, 5 या none of this। कौन सी ग्रेड तक हम मदर टंग में पढ़ा सकते हैं, यानी हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम पढ़ा सकते हैं? सब लोग आंसर करो, सही आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर? सिंपल, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? ग्रेड 5। ठीक है, टिल 5th क्लास तक हम जो हमारी मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ा सकते हैं, है ना। किसी स्टूडेंट पर कोई लैंग्वेज है वो थोपी नहीं जाएगी, है ना। तो टिल 5th क्लास हम जो मदर टंग है वो रीजनल लैंग्वेज, है ना, मदर टंग जो हमारी मदर लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है उसमें, या फिर हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बच्चा शिक्षा ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखो, ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो स्कूल शिक्षा से रिलेटेड किए गए थे। एक बार आप क्विक रिवीजन करना चाहें तो कर लीजिए, आपके लिए फायदा होगा, है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन 2025 तक करना है कि भाई 3 से 6 साल की रेंज में जो बच्चे हैं वो स्कूल में होने चाहिए।
दूसरा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आपका 100% होना चाहिए 2030, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6, मदर टंग में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 5 तक, ये हमने किया है। एक नया करिकुलर फ्रेमवर्क है वो आपका आएगा, इंक्लूडिंग प्री स्कूल एंड आंगनवाड़ी। एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कल भी हमने बात की थी। ऐसा ही मिशन एक था, निपुण मिशन, जिसकी कल भी मैंने बात की, ये आपके स्कूल में किया गया है। बोर्ड एग्जाम्स है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है आपका। तो ये सारे के सारे बदलाव हैं जो आपके कहाँ पे किए गए हैं, स्कूल शिक्षा में किए गए, ये आपको पता होना चाहिए। By which year the minimum degree qualification for teaching is going to be 4-year integrated B.Ed course? By which year the minimum degree qualification for teaching is going to be 4-year integrated B.Ed degree? 21, 25, 28 या 30? बताओ जी। By which year the minimum degree qualification for teaching is going to be 4-year integrated B.Ed degree? 2021 से, 25 से, 28 से या 30 से? इसका सही उत्तर है जो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ही सिंपल सा है ना। वो कब से होगा? 2030। 2030 से आपका जो 4 ईयर डिग्री है वो आपका क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 2030 से आपका होगा। Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2013? 17? ये बताओ। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको बता देंगे, है ना। जल्दी से क्विक आंसर आना चाहिए। वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के जे अल्फोंसे और राम शंकर पुरी। सिंपल आंसर है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2017 में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? किसका किया गया था भाई? बहुत सी सिंपल सा है, डॉक्टर के कस्तूरी। इसकी रिपोर्ट कब आती है आपकी? ड्राफ्ट रिपोर्ट आती है 31 मई 2019, जो ड्राफ्ट एनईपी, और ये सेकंड कमेटी हो, सेकंड कमेटी। According to the National Education Policy 2020, by how much percent the gross enrollment ratio in higher education to be raised? कितना GER है जो हमें बढ़ाना है, ये बताइए आप सब। According to National Education Policy 2020, by how much percent the gross enrollment ratio in higher education to be raised? 25%, 30%, 40% या 50%? सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताओ यार, फटाफट आंसर करना है, देखो टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, आंसर तुरंत आना चाहिए। कितना बढ़ाना है हमें? 50% तक लेके जाना था, कल बात की थी। 2-3 फैक्ट्स हैं जो याद है। अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 26.3, और एसएल की रिपोर्ट के अनुसार जो आपकी करंट में है वो आपका जीईआर कितना है? 27.1%। जीईआर की बात करें, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। और हमारा टारगेट कितना है? टारगेट ये है, टारगेट कितना है 2035 तक कि हमें इसको कितना करना है? 2x करना है, यानी डबल करना है। तो हमें 50% तक हमें लेके जाना है जो जीईआर, ठीक है। हाँ, स्कूल शिक्षा वाला जो है वो आपका
स्कूल एजुकेशन वाला जो टारगेट है हमारा वो कितना है, 100% ले जाना है, और कब तक ले जाना है, 2020 तक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक डेटा और है जो आपको याद रखना है इसमें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी 3 से 6 साल के बच्चे स्कूल में होनी चाहिए बाय द 2025, बाय 2000, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये भी एक कंपोनेंट है स्कूल एजुकेशन में जो नई शिक्षा में दिया गया है ना, ये चीज आपको पता। ये हमने कर ही लिया, मदर टंग ग्रेड 5, है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इज बाई डायरेक्शनल, रीजन दिया गया है और आपका असर्जन दिया गया है और रीजन दिया है। आपको बताना है कि कौन सा कोड है वो सही होगा इसमें, बताओ। इसका आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या है, हिंदी में भी पढ़ो। प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच का संबंध क्या है, बाई डायरेक्शन। प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रक्रिया और परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। बताएं, सब लोग आंसर करो। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है लेकिन कर सकते हो आप आराम से। इसका जो सही आंसर है वो आपका 4। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या है वो नहीं करते, है ना, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, ठीक है, कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करता है स्टेटमेंट को, ये जो इसका रीजन। क्लियर, इसको पढ़ो आप एक बार, हिंदी वाले इंग्लिश में दोनों में पढ़िए इसको। स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल ठीक है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आंसर इज 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर है वो क्या है, 4। पढ़ लो एक बार, आराम से पढ़ लो, तसल्ली कर लो कि क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेट 1 दिया है और सेट 2 दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो सब लोग इसका आंसर करें। 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन, 100% gross enrollment ratio for preschool to secondary level, teachers to be prepared for assessment reforms, equitable access to highest quality education for all learners regardless of social or economic background। बताओ, सेट 1 है और सेट 2 है, इसको मैच कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, हाँ, तो आपको याद रखना है। तो आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे है, इसको पढ़ते हैं। 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन, ये हमें कब करना है, 2035, ठीक है। 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, ये हमें कब तक करना था, आपका 30 तक, है ना। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म, ये कब तक करना है हमें, 23 तक। इक्विटेबल एक्सेस टू हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसका जो देखो इसमें ये थोड़ा सा मैच गलत है, इसका आंसर होगा आपका 4, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैच गलत हुआ है लेकिन इसका आंसर आपका, देखो इसमें जो मैच है वो गलत है, आपको थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए
सेकंड है, बी का है वो आपका फर्स्ट है, बी का है वो आपका फर्स्ट है, तो ऐसा कोई ऑप्शन, और सी का क्या है, फोर्थ है, और डी का क्या है, थर्ड। तो आंसर विल बी टू, टू इज द करेक्ट आंसर, टू जिसका है वो सही है, टू इसका जो है वो सही है, बी होगा, बी होगा, डी नहीं होगा, आंसर विल बी बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बी है। अब सब लोग ठीक कर लो इसको, बी इज द राइट आंसर, क्लियर, बी इसका सही आंसर, इसको बी करो आप, फोर नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसकी जगह बी कर लीजिए। नेक्स्ट, अब देखो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछे गए, उसको हम करते हैं, ठीक है, 2021 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आराम से बता दोगे। द NEP 2020 प्रायोरिटाइज द इंक्रीज इन GR प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 100% बाय द ईयर। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। ये 2021 के क्वेश्चन है सारे के सारे, 2021 के PYQs हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे एजुकेशन पॉलिसी। तो बताओ, सिंपल सा आंसर है, बता देंगे आप सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 2030 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया था, तो 20 द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में बी एस्टेब्लिश। कल हमने बात की थी रिसर्च के लिए, यार एक स्टूडेंट है जो बार बार ये कमेंट कर रहा है कि आपने 2030 तक बताया था 50%, देखो 2030 तक 100% स्कूल एजुकेशन में मैंने आपको बताया है, और 50% हायर एजुकेशन में है, 2035 का बताया था मैंने। आप एक ही कमेंट को बार बार प्लीज मत करो यार, 2035 तक 50% है, और 2030 तक 100% स्कूल एजुकेशन में, ये मैंने बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? सर आपकी क्लास देखने के बाद इजी लगता है, देखो रटना चाहिए, मतलब आपको रात में भी कोई उठा के पूछे नई शिक्षा नीति के बारे में, तो आपको एक एक टिप्स भी होनी चाहिए, इतना मैंने गहराई से आपको पढ़ा दिया है ना, इतना बार रिवाइज करवा दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 है, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। रिसर्च कल्चर को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, तो इसका आंसर डी होगा, देखो बी नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एनेबल अ कल्चर ऑफ रिसर्च टू परमिट इट थ्रू यूनिवर्सिटीज, जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये आपका है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर 4 होगा, सब लोग ठीक कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें क्या करना है, शोध कल्चर को बढ़ावा देना, शोध कल्चर है उसको बढ़ाना है, यही कल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP मास्टर्स प्रोग्राम में बी ऑफ, मास्टर प्रोग्राम है वो कितना हो सकता है, ये आपको बताना है, बताओ जी। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 मास्टर्स प्रोग्राम में बी ऑफ 1 year ड्यूरेशन, 2 year ड्यूरेशन, 3 year, 4 year, 5 year, 1 2 3 4 5,
2020 के अनुसार मास्टर प्रोग्राम निम्न में से हो सकता है। पीजी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कितने साल का हो सकता है, ये आपको बताना है। तो बताओ जी, सही आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है आपका वन इज द करेक्ट आंसर। 1 साल का हो सकता है, 1 ईयर ड्यूरेशन, 2 साल का हो सकता है और 5 साल का हो सकता है। 1 साल, 2 साल और 5 साल, ठीक है। मास्टर प्रोग्राम 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है और 5 साल का हो सकता है। 1, 2, 5, ठीक है। 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष। ए बी और ई, ए बी और ई इज द करेक्ट आंसर। वन आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 साल, 2 साल और 5 साल। नेक्स्ट, एनईपी 2020 हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इसके मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था कल आपके ऊपर कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया आपसे। इंग्लिश में पढ़ो फिर हिंदी में जानेंगे। एक बार सब लोग इंग्लिश में पढ़िए, एवरीवन। To replace the UGC for maintaining quality and standard in higher education institution as an umbrella institution to look into regulation, accreditation and funding and academic standards, as a regulatory authority to maintain quality and standards, to maintain academic standard for higher education institution। बताओ, एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, क्यों की जाएगी ये बता दीजिए बस, बताओ सब लोग। एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना क्यों की जाएगी, ए बी सी या डी? तो आंसर क्या है इसका, टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी देखो यूजीसी को रिप्लेस नहीं करने का विचार है, ऐसा कोई विचार नहीं इसका। बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों इसके बिल्कुल सही आंसर, बी, सी और डी। यूजीसी को रिप्लेस करने का कोई विचार इसका नहीं, बट एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी यूजीसी है उसकी तरह ही आपका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया जा रहा है, लेकिन रिप्लेस करने जैसा कोई प्रावधान इसमें नहीं, इसको याद रखिए सर। तो करेक्ट आंसर इज बी सी डी, है ना। चलो जी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट एज वन ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये इसको याद रखना है, जिसका एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे, है ना। ये आप देखो, एक इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले भी बताई थी कि कल की जो क्लास होगी आपकी, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिजिटल इनिशिएटिव रिवाइज करेंगे। कल सब लोग क्लास टाइम से ज्वाइन करें, डिजिटल इनिशिएटिव, ठीक है, इन सिंगल, इन वन वीडियो, इन वन क्लास, कल होगा, ठीक है। तो सब लोग टाइम से कल क्लास अटेंड करेंगे, ये पूरा का पूरा रिवीजन है, कल की क्लास में ही मैं आपको करवाऊंगा विद क्वेश्चंस, ठीक है, विद क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the major recommendation of the NEP 2020 related to higher education? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या, सब लोग बताओ आंसर क्या है। Which of the following are the major recommendation of NEP 2020 related to higher education? To increase GER from
26.3 to 50% by 35, establishment of world-class universities, light but tight regulations by single regulatory of higher education, promoting research in science and technology, opening 1500 more universities. आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सब लोग बताओ। एवरीवन, उच्च शिक्षा से संबंधित जो है 2020 की जो शिक्षा नीति है उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है, ये बताना है। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो, सही आंसर क्या होगा। सो इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, वो क्या है आपका, वो है 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सबको आता ही होगा अगर आपने क्लासेस ली है तो। एक पहला तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय सिंगल रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी हमने बात की है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया जाएगा, तो ए और ठीक है। 1500 यूनिवर्सिटी है वो आपका सैम पिट्रोदा कमीशन है ना, उसमें रिकमेंड किया गया था, इसमें नहीं किया गया। ई को हटा दो, है ना, डी भी नहीं है आपका, ठीक है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ऐसा भी कुछ नहीं है, आंसर इसका ए और सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे। लाइट बट टाइट मतलब एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमने बात की। हाँ, एक देखो एमफिल वाला, ये आपको सबको पता होगा कि पहले एमफिल होती थी, अभी भी कई यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, लेकिन एमफिल है वो स्क्रैप कर दी गई। अब पहले एमफिल करते थे, 2 साल की एमफिल होती थी आपकी, अभी एमफिल हटा दिया गया है, डायरेक्ट पीएचडी हम करेंगे। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो ये चीज आपको याद। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जीईआर इन हायर एजुकेशन। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है ना, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। आपके पास में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कि कौन सा आंसर सही है इसका। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। अवरोहीकरण, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। अब देखो इसका जो सही आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, आंसर इज 4, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम, तमिलनाडु, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, ये आपको बताना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 आंसर होगा, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो सिक्किम का जो जीईआर है वो कितना है, 53.9, है ना। आईसे रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, उसके अनुसार आपका सिक्किम जो है उसका जो जीईआर है वो कितना है, 53.9, है ना। तमिलनाडु है उसका 49 है, दिल्ली है इसका 46 है, हिमाचल प्रदेश 39 है, उत्तराखंड 39.1 है, 39.6 है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का 39.1 है, केरला का 37 है, तेलंगाना का 37 है, और ये आपका बिहार है उसका सबसे कम है, कितना है, 13.6। बिहार, छत्तीसगढ़ और असम का सबसे कम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, ये आपको पता होगा। बिहार, छत्तीसगढ़ और असम का सबसे कम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो,
चलिए ठीक। In order to transform the regulatory system of higher education, the NEP prospers to set up Higher Education Commission of India. Which of the following are verticals of HECA? कल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके बताया था कि इसके वर्टिकल्स हैं, वो आपको याद करके बताया था वर्टिकल्स के बारे में, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरे स्टूडेंट कल क्लास ली होगी उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। जिसने मेरी कल क्लास ली है तो बता दो। सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए, इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो आपको बताना। आंसर क्या है? 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 वर्टिकल्स हैं आपके, पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा। अब 4 वर्टिकल कौन से हैं दोबारा से देख लो, आप कल रिवाइज नहीं करके आए हो जैसा मुझे लग रहा है। देखो, पहला वर्टिकल कौन सा है? ये है आपका हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, पहला वर्टिकल। दूसरा वर्टिकल क्या है? नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, दूसरा वर्टिकल, ठीक है। तीसरा वर्टिकल कौन सा है? ये वाला हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, तीसरा वर्टिकल। और चौथा वर्टिकल कौन सा है? जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये चौथा वर्टिकल। ये कल भी आपको बताया था। और अब नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपका जीसी के द्वारा बनाया जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद, ये वर्टिकल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब, ठीक है। For continuous professional development and self-improvement, every teacher is supposed to at least devote how many hours every day? 20 hours, 30 hours, every year, sorry, 40 hours, 50 hours. इसका आंसर बताओ। For continuous professional development and self-improvement, every teacher is supposed to at least devote how many hours? तो करेक्ट आंसर क्या है? 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 50 घंटे, एटलीस्ट उसको 50 घंटे हर साल अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसके लिए डिवोट करने चाहिए। अब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन है वो अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, नेट जेआरएफ सब्सक्रिप्शन। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हो फॉर द पीडीएफ नोट्स, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को प्रेस करो, टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ देखो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। कल का सेशन इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सब लोग कल के सेशन में आएंगे। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो 11 बजे है। 11 बजे जो क्लास है वो पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास है। पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास है 11 बजे, है ना। तो आप सब लोग हिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए आप 11 बजे जुड़ेंगे, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है आज, ठीक है। ओके, चलो जी, है ना।